दार्शनिक धीरज जी, हमारे साथी अच्छे जी, मनीष, शिवम, हिमांशु, अभिषेक, अमित, तौकीर, यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे साथी शैलेंद्र, विपुल, प्रेम प्रकाश हैं, सुमित जी हैं, प्रदीप रावत खड़े हैं कहीं पर। मैं सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं और इस्तकबाल करता हूं। साथियों, सबसे पहले आज हम जिस प्रांगण में खड़े हैं ये शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का प्रांगण है। मैं सबसे पहले अपने शहीदों को नमन करता हूं और आज समाजवाद के वाहक रहे, जिन्होंने भारतीय समाजवाद को एक मूर्त रूप देने का काम किया, हम सबके आदर्श, हमारे नेता के नेता रहे डॉक्टर लोहिया के चरणों में भी मैं नमन करना चाहता हूं। और दो लाइनों के साथ हम अपनी बात को शुरू करेंगे कि हम आतिश से सूजा में भी हक की बात कहेंगे, हम आतिश से सूजा में भी हक की बात कहेंगे, हम आतिश से सूजा में भी हक की बात कहेंगे, तहर की तरह ताबिंदा रहेंगे। ये तारीखें बताती हैं हर दौरे सितम की, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं और जिंदा रहना। नौजवान साथियों, बहुत ही विस्तार के साथ हमारे भाई धीरज जी ने, अक्षय जी ने, शिवम ने और अमित ने अपनी बात रखी। उनकी बातों से अपनी बात को संबंध करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आज भगत सिंह की विचारधारा, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा, इतिहास में तो बातें बहुत हो गई, लेकिन प्रासंगिकता क्या है मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। चूंकि देश की व्यवस्था राजनीति के बदलने के सिवा वो नहीं बदल सकती। जब तक सत्ता में हमारी विचारधारा नहीं आएगी तब तक शायद देश की व्यवस्था को हम अपनी विचारधारा के अनुसार नहीं चला पाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र में वोट की ताकत से जब हमें सत्ता मिलती है, सत्ता के माध्यम से ही हम अपने विचारधारा के हिसाब से जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ा पाते हैं। क्योंकि जो चिंता भगत सिंह जी की थी, मुझे लगता है अमूमन वही चिंता डॉक्टर लोहिया की भी थी, और वही चिंता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी थी, और वही चिंता हम सबके श्रद्धेय आदरणीय नेताजी की भी हुई थी। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथियों, चाहे वो अंग्रेजों से लड़ाई की बात रही हो और चाहे आजाद भारत में व्यवस्था को परिवर्तन करने की लड़ाई की बात रही हो, समाजवादियों ने हमेशा अगली पंक्ति में खड़ा होकर के मोर्चा लेने का काम किया है। 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन में हम उसके इतिहास को जानते हैं। जब देश के सारे नेता, वो चाहे वामपंथी रहे हो, चाहे कांग्रेस के लोग रहे हो और चाहे जो इंडिपेंडेंट राजनीति करते हो वो लोग रहे हो, वो जब सब गिरफ्तार हो गए तो उस 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन की बागडोर समाजवादियों के हाथ में थी। तब डॉक्टर लोहिया, अरुणा असफअली, जयप्रकाश नारायण, इन सभी के नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करके अंग्रेजों को देश से खदेड़ने का काम किया था। और उसके बाद जब हमारा देश आजाद हो गया, देश में सत्ता आ गई, जो चिंता भगत सिंह की थी वही चिंता डॉक्टर अंबेडकर की थी कि हो सकता है कि ये गोरे अंग्रेज हमारे देश को छोड़ करके चले जाएं, लेकिन जो हमारे देश में बैठे काले अंग्रेज हैं वो लोग भी हमारे ऊपर हमारा जातीय उत्पीड़न करेंगे, हमारा धार्मिक उत्पीड़न करेंगे, धर्म के आधार पर हमें बांट करके देश को बांटने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि जो आज बात हमारे धीरज भाई ने कही थी, अगर शहीद आजम भगत सिंह होते तो शायद हमारे देश के दो टुकड़े न हुए होते। यह भी बात है कि अगर ताकत में समाजवादी रहते, समाजवादी लोगों को सत्ता मिली होती तो शायद हमारा देश आज पूरा अखंड भारत जो था वो हमारे बीच में होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है साथियों। और जब हम प्रासंगिकता की बात करते हैं कि समाजवादियों की प्रासंगिकता क्या है, तो प्रासंगिकता पे अगर बात होगी तो आज भी लड़ाई वही, आज भी जो उत्पीड़न हो रहा है हमारे समाज का, वो चाहे दलित समाज के लोग हों, पिछड़े समाज के लोग हों, अकिलियत समाज के लोग हों। अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि आज बहुत साजिश के तहत हमारे आरक्षण को छीना जा रहा है। कैंपस में क्या हो रहा है आपको पता है कि आरक्षण नियमावली क्या है। अगर आरक्षण नियमावली का पालन नहीं होगा तो शायद हम लोगों को आरक्षण नहीं मिल पाएगा। और एक कैंपस में बैठे मनुवादी और सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग क्या कर रहे हैं, वैकेंसी तो निकालते हैं लेकिन कहते क्या है, एक को भर लेंगे, एक वैकेंसी भर लेंगे, उसके बाद कहेंगे कि वो एलिजिबल ही नहीं, नॉट सुटेबल फाउंड।
NSF लगा देंगे और कहेंगे कोई हमें सुटेबल मिला ही नहीं है। अरे बताइए, हमारे ही देश के लोगों ने, हमारे ही समाज के लोगों ने, आप बताइए कि आप पढ़ लिख करके इंजीनियर बनते हैं, हो सकता है कि हमारे समाज के लोग हेलीकॉप्टर ना बनाते हो सकता है हमारे समाज के लोग हवाई जहाज ना बनाते हो। बड़ी संख्या में आज जब आरक्षण मिला है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें भागीदारी दी है, तो हमारे समाज के युवा भी जाने लगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे गांव में आप लोग जानते होंगे, सूप बनाने वाला जो कारीगर है, जो मकान बनाने वाला कारीगर है, जो चलनी बनाने वाला कारीगर है, जो फावड़ा कुदार और हंसिया बनाने वाला कारीगर है, वो कोई बीटेक और पॉलिटेक्निक की डिग्री लेकर के नहीं आता, वो खुद सीखता है, उसके अंदर काबिलियत है। मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि आप बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के बैठते हो, लेकिन मैं अगर जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि हेलीकॉप्टर का और हवाई जहाज का अगर एक वोल्ट भी आप कष्ट होगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चेतावनी हमारी सामंतवादियों को है। लेकिन वो कहते हैं कि पिछड़े और दलित समाज में कोई एलिजिबल ही नहीं। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमें सुटेबल के आधार पर, नॉन सुटेबल के आधार पर हमें छांट दिया जाता है। ये आज बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा है, क्योंकि जब हम प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं, उस समय से दौर में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे देश में घूम घूम करके जो जाति जनगणना के सवाल कर रहे हैं, क्योंकि यही सपना भगत सिंह का था। भगत सिंह ने कहा था कि हो सकता है कि अंग्रेज हमारे छोड़ करके चले जाए, लेकिन जब तक देश में गैर बराबरी रहेगी, अशिक्षा रहेगी, जब तक जातीय भेदभाव रहेगा, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाएगा, तब तक हमारा देश न विकास करेगा, न तरक्की करेगा, न हमारे देश में खुशहाली आएगी। और यही सारी सोच डॉक्टर अम्बेडकर की भी थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान जब बना और लागू हो रहा था तो उन्होंने चिंता जाहिर की कि संविधान कितना भी अच्छा बना दिया जाएगा, लेकिन अगर लागू करने वाले लोग अच्छा नहीं होंगे तो अच्छे से अच्छा संविधान भी गलत काम करने लगेगा, और बुरा से बुरा संविधान भी अगर लागू करने वालों की नीयत अच्छी होगी, अगर वो दलित और पिछड़े और अकलियत को हक और सम्मान देना चाहते होंगे, तो बुरा से बुरा संविधान भी अच्छे रास्ते पर चल पड़ेगा। यही सपना डॉक्टर लोहिया का, क्योंकि डॉक्टर लोहिया, आप सबको पता होगा कि वो बनिया बिरादरी के थे, और आज बनिया समाज कहाँ है आप हम सब जानते हैं। राजनीति की जो हकीकत, वो सोचिए, उन्होंने कहा था कि अगर इस देश को आगे ले जाना है, इस देश को विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, तो आपको सबसे पहले गैर बराबरी मिटानी होगी। आपको पुरुष और महिला में लिंग के आधार पर, आपको धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जात के आधार पर जो भेदभाव है, इसको मिटाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी का नाम जोड़ते हुए नारा दिया था कि संत सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे सो। पिछड़ों में कौन आता है? पिछड़ों में सिर्फ पिछड़े वर्ग के लोग नहीं आते। ये तो एक व्यवस्था चली आ रही है कि कोई अनुसूचित वर्ग का है, कोई जनजाति वर्ग का है, अनुसूचित जनजाति का है, कोई पिछड़ा वर्ग का है। लेकिन 60 की बात उन्होंने कही थी कि अगर हमारे देश में 100 कलेक्टर की भर्ती होगी तो 100 कलेक्टर में यह सुनिश्चित किया जाए कि 60 कलेक्टर के पदों पर उसमें पिछड़े समाज का भी होगा, दलित समाज का भी होगा, अकलियत का भी होगा और जनजाति समाज का भी होगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जब आप RTI के माध्यम से डेटा निकाला जाए, वो चाहे विश्वविद्यालयों का हो, चाहे PMO के कार्यालय का हो, या किसी मिनिस्ट्री का हो, आप चाहे उसके सचिव को देख लीजिए, या नीचे तक आप लेखपाल की भर्ती तक जब आएंगे वहां तक देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि पिछड़ों की हक 60% आज तक मिल पाया। यही लड़ाई श्रद्धेय नेताजी ने डॉक्टर लोहिया की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। पूरा जीवन आदरणीय नेताजी इसी के खिलाफ असमानता के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ लड़ते रहे, और अपने समाज को उन्होंने, पिछड़े और दलित समाज को बड़ी संख्या में हक दिलाने का भी काम किया है। माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे। बाबा साहब के संघर्षों से 1932 में दलितों को तो आरक्षण मिल गया था, लेकिन पिछड़े समाज को आरक्षण नहीं मिल पाया साथियों। आज पिछड़े समाज को शिक्षा में जो आरक्षण मिला वो 2006 में मिला, और जो चुनावों में आरक्षण, जो पंचायत के चुनावों में हमें आरक्षण मिला, तो माननीय नेताजी जब 1993 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, बसपा और सपा की सरकार गठबंधन में थी, मान्यवर काशीराम और श्रद्धेय नेताजी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उस सरकार में आदरणीय नेताजी ने पिछड़ों को और महिलाओं को पंचायत के चुनाव में, स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण दे करके हमें राजनीतिक भागीदारी देने का काम किया था साथियों। आज वर्तमान सरकार हमारी राजनीतिक जो भागीदारी आदरणीय नेताजी ने, माननीय काशीराम साहब ने सुनिश्चित की थी, उस भागीदारी को खत्म करना चाहती है। वो सहारा न्यायालय का लेकर के न्यायालय ने कर दिया। अरे न्यायालय में कौन बैठा है? जिस दिन न्यायालय में भी रिजर्वेशन लागू हो जाएगा उस दिन पता चलेगा कि कितने वो लोग काबिल हैं, कितने हमारे समाज के लोग काबिल हैं। मुझे भरोसा है कि अगर हमें हर विभाग में, हर जगह हमें आबादी के हिसाब से आरक्षण मिल जाएगा, आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाएगा, तो निश्चित तौर पर हमारा जो गांव में बैठा हुआ गरीब किसान मजदूर का बेटा है, वो भी कलेक्टर बन सकता है, वो भी जज बन सकता है, वो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठ करके अपने समाज और देश का नाम रोशन कर सकता है।
एक बड़े नेता है पार्टी के, वो कहा करते हैं कि जिस समाज के लोग बड़ी कुर्सियों पर नहीं होते वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि आपका जहाँ गांव होगा, आपके आसपास कोई चौकी होगी, जब चौकी का चौकी इंचार्ज आपकी बिरादरी का आता है, आपका काम चाहे वो 1 पैसे का ना करे, लेकिन सीना ठोक के कहते हो कि अब देख लेंगे हमारी बिरादरी का आया है। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है, इसलिए जात के आधार पर सबको हक और अधिकार और सम्मान मिलना जरूरी है। यही लड़ाई भगत सिंह लड़ रहे थे, यही लड़ाई अंबेडकर ने लड़ी, यही लड़ाई सारे समाजवादियों ने लड़ी, लोहिया जी ने लड़ी, जयप्रकाश जी ने लड़ी और उसको नेताजी ने बढ़ाया। और आज मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश में जाति जनगणना के सवाल पर, सामाजिक न्याय के सवाल पर अगर कोई लालू जी के बाद उस सवाल को मुखरता से उठा रहा है तो हमारे नेता अखिलेश यादव जी पूरे देश में घूम के सवाल को लड़ रहे हैं। बहुत सारे सामाजिक न्याय के ऐसे भी दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके खेल रहे हैं। अब उनकी तमाम मजबूरियां हो सकती हैं, वो लोग डरते हैं लाठियों से, वो लोग डरते हैं जेल की सलाखों से, वो डरते हैं मुकदमों से, वो डरते हैं ईडी और सीबीआई से। लेकिन समाजवादियों का इतिहास रहा है कि हमने हमेशा सत्ता को चुनौती दी है और जब हमारे देश और प्रदेश पर, हमारी व्यवस्था पर आंच आई है, हमने सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम किया है। हम अपने इतिहास को आगे बढ़ाते हुए अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जाति जनगणना के सवाल पर, सामाजिक न्याय के सवाल पर, विश्वविद्यालयों में व्याप्त गैर बराबरी के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, असमानता के खिलाफ और जो हमारी स्वतंत्रता का दमन हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं सब बातों को समेटते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जय हिंद, जय समाजवाद। डॉक्टर लोहिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माननीय नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।